बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको। तो देखो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे कौन सा? हम बच्चों पाठ पढ़ रहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का लिखा हुआ पाठ, एंड द लेसन इज द सिक्स्थ लेसन है बच्चों। तो आपको देखो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ जो है, दोनों पैराग्राफ मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए है ना। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पैरा, द थर्ड पैरा ऑफ द लेसन। आज बच्चों हम पाठ का जो है तीसरा उत्तरांग पढ़ने वाले हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। ये भी बच्चों एक रहस्य की बात है। ये छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं बच्चों, इनको पढ़ के इनका अनुवाद करके आप आगे बढ़ जाते हो, लेकिन इन सेंटेंसेस में जो बहुत ही रहस्य की बातें छुपी हुई होती है, ऐसी बातें कि जब बच्चा बड़ा होकर के, अडल्ट होकर के जब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठता है, तो वहां पर जो सवाल बनते हैं उन सवालों की जड़ें बच्चों आपकी किताबों में होती है। अब अगर अपन इनको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आगे हमको परेशानी आती है, और आज ही अगर हम किसी बात को क्लियर कर लेते हैं तो आगे हम ऐसी समस्याओं का सामना करने में सर्वथा क्या हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। तो बात बच्चों मुझे ये समझानी है, इस सेंटेंस में एक बहुत जरूरी बात है। जरूरी बात क्या है बच्चों, जरा एक सेंटेंस देखना, सेंटेंस से अपनी बात क्लियर करूंगा तो बात आपको अपने आप समझ आ जाएगी क्या समझाना है मेरे को। बच्चों सेंटेंस है, आई हैव गॉट माई BA डिग्री। आई हैव गॉट माई BA डिग्री इन 2000। ऐसा बच्चों मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब आप ये बताइए मुझे इस सेंटेंस में क्या गलती है, क्योंकि इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं। इसका जवाब वो सेंटेंस है बच्चों जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आपकी टेक्स्ट बुक में, जरा देखना। आई हैव गॉट माई BA डिग्री इन 2000, यानी सन 2000 में मैंने मेरी स्नातक की डिग्री या उसकी उपाधि प्राप्त की। अब बच्चों ये सेंटेंस जब परीक्षा में पूछा जाता है तो ये इसी तरीके से पूछा जाएगा, और करेक्शन इसमें कैसे करना होता है आपको जरा ध्यान देना मेरी बात में। जिस किसी सेंटेंस में इन देखो और आगे कोई सन आ जाए, जैसे 1947 इंडिया गॉट इट्स या इंडिया गॉट हर इंडिपेंडेंस इन 1947, तो बच्चों गोट आएगा ना। मुझे यह समझाना है, जिस सेंटेंस में इन के बाद में कोई सन आ जाए तो उस सेंटेंस का टेंस बच्चों हमेशा कौन सा होना चाहिए, पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। जबकि ये सेंटेंस कौन से टेंस में लिख दिया था मैंने, ये सेंटेंस बच्चों है जो मैंने शुरू में लगा दिया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। तो बच्चों ये सदैव याद रहे, इंडिया गॉट हर फ्रीडम इन 1947। भारत ने अपनी आजादी प्राप्त की थी कब बच्चों, जरा बताना, 1947। अब बताओ इंडिया को क्या मानोगे आप, पुरुष मानोगे या स्त्री मानोगे? तो बच्चों इंडिया के लिए आएगा या तो आएगा इट्स, क्योंकि ये तो निर्जीव है, या फिर आएगा हर, क्योंकि देशों को बच्चों अंग्रेजी में क्या माना जाता है, देशों को अंग्रेजी में फेमिनाइन, आई बात समझ में, फेमिनाइन जेंडर माना जाता है। अगर फेमिनाइन जेंडर मानोगे तो हर कर दो, और बच्चों अगर आप इसको क्या मानते हो, न्यूटर माने नपुंसक या निर्जीव, न्यूटर जेंडर अगर मानते हो तो बच्चों क्या कर दो, इट्स कर दो। दोनों सही है, ठीक है, इट्स भी सही है, हर भी सही है, लेकिन ज्यादातर बच्चों देशों के साथ ये वाला प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग वाला। तो हमने क्या बताया आपको, जिस किसी सेंटेंस में इन के बाद किसी सन का उल्लेख हो जाए तो उस सेंटेंस का टेंस हमेशा पास्ट सिंपल होना चाहिए। और आप जानते हैं पास्ट सिंपल का मतलब होता है, यदि अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब मस्ट बी यूज्ड। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। लेकिन बच्चों यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेंटेंस यदि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब बच्चों आपका सेंटेंस क्या था, जरा गौर इस पे गौर देखो। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। कई बातें सीखने की है इसमें। पहली बात तो बच्चों एक जीके का सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। ये 1939 में शुरू हुआ।
और द्वितीय विश्व युद्ध बच्चों 1-2 दिन नहीं चला था, ये सालों चला था। आप एसएसटी में पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 माने 1914 में शुरू हुआ, 1918 तक चला। इस तरीके की बातें हैं। तो ये तो बच्चों समझ की बातें हैं, लेकिन आपने ये तो सीख लिया, आपको ये तो याद हो जाना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय महायुद्ध है या द्वितीय विश्व युद्ध जिसे कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो कब शुरू हुआ था? वो बच्चों 1939 में शुरू हुआ था। अब शुरू हुआ था तो यह स्टार्टेड क्यों नहीं आया? ये भी तो आ सकता था द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939। सन 1939 में क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो बच्चों ये आ रहा ब्रोक आउट। ध्यान दो, क्या है ब्रोक आउट? तो बच्चों आप ये समझो कि आपको हम कई बार समझाते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब में क्या होता है बच्चों? मीनिंग चेंज हो जाता है। और ये जो फ्रेजल वर्ब्स है ना बच्चों, ये और जो प्रीपोजिशन है ये अंग्रेजी भाषा का सौंदर्य है। फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस आर नॉन एज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा का सौंदर्य ये फ्रेजल वर्ब है या फिर ये प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशन से बच्चों फ्रेजल वर्ब बनता है। तो कैसे फ्रेजल वर्ब बनता है? ध्यान दो बच्चों, जैसे एक वर्ब दिया आपको हमने, ब्रेक। अब जानते हो ब्रेक यानी क्या होता है? सब जानते हो ब्रेक यानी तोड़ना होता है। एक शब्द होता है बच्चों पलक, PLUC के, पलक यानी भी तोड़ना होता है। लेकिन यदि आप फूलों को तोड़ते हैं तो पलक आएगा। लेकिन यदि आप शंकर के धनुष को तोड़ते हैं, शिव जी का धनुष तोड़ा था भगवान राम ने, तो बच्चों उन्होंने धनुष को क्या किया था? ब्रेक किया होगा। हालांकि तोड़ना नहीं चाहते थे, वो तो बैंड करना चाहते थे, उसको बैंड यानी बांका करना चाहते थे। यानी पलक यानी बच्चों होता है तोड़ना या चुनना। फूलों को तोड़ते हैं तो फूलों को चुना जाता है, वहां पलक का प्रयोग होता है। क्लियर? अब बच्चों ब्रेक यानी तोड़ना होता है, आउट यानी क्या होता है? बाहर होता है। ये लगा दिया हमने, आउट यानी बाहर। तो बच्चों ये तो वर्ब है ना, और ये क्या है? आउट ऑफ द रूम, कमरे के बाहर। तो बच्चों ये एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब। तो यह एडवर्ब, वर्ब के साथ में क्या आ रहा है? एडवर्ब आ रहा है। कभी कभी बच्चों प्रीपोजिशन भी आ जाता है, बल्कि बहुत ज्यादा प्रीपोजिशन ही आता है। अब क्या हुआ इसका मीनिंग देखना, ब्रेक यानी बाहर, आउट यानी, सॉरी, ब्रेक यानी तोड़ना, आउट यानी बाहर। तो मैंने आपको कहा इसको बाहर तोड़ो, प्लीज ब्रेक इट। तो मैंने आपको कहा कि बाहर तोड़ो, तो ब्रेक आउट यानी बाहर तोड़ो, ऐसा मीनिंग नहीं निकलता इसका, ऐसा मीनिंग चेंज हो जाता है बच्चों। हिंदी में मुहावरे वगैरह होते हैं ना, तो उनका मीनिंग अपन किस में नहीं निकालते। जैसे मेरे सीने में आग जल रही है। अब बताओ बच्चों, आग थोड़ी जल रही है। अगर आग जलेगी तो हमारा कागज जल जाएगा, फिर जिंदा किसी भी चाहिए। तो अभिधा में उसका मीनिंग नहीं निकाला जाता। उसी प्रकार से बच्चों यहां भी क्या है कि ब्रेक का सीधा सीधा अर्थ वो नहीं है कि ब्रेक यानी तोड़ना, आउट यानी, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा? ब्रेक आउट। दोनों का मीनिंग बच्चों चेंज हो जाएगा। तो ब्रेक आउट का मतलब बच्चों स्टार्ट ही होता है। कोई चीज स्टार्ट होती है, या कोई चीज बिगिन होती है, या कोई चीज इंट्रोड्यूस यानी उसका सूत्रपात होता है, इंट्रोड्यूस। बहरहाल बच्चों यहां इसका हिंदी में अगर बात कहूं तो इस जगह यहां इसका अर्थ क्या है? छिड़ा। पहला विश्व युद्ध छिड़ा था। कब छिड़ा था? पहला विश्व युद्ध बच्चों 1939 में छिड़ा था। क्या क्या छिड़ते हैं? तो देखो बच्चों, रियॉट दंगा या बलवा छिड़ता है, वार या युद्ध ये छिड़ता है। ठीक है जो युद्ध छिड़ता है, दंगा छिड़ गया, वार छिड़ गया, है ना, दंगा छिड़ गया, वार छिड़ गया। तो बच्चों ये क्या है? ब्रेकआउट। कई बार क्या होता है? बीमारी छिड़ जाती है। छिड़ने से मतलब जैसे आप जानते हो कोरोना बच्चों क्या हो गया? फैल गया, व्याप्त हो रहा है। तो ब्रेकआउट। तो एपिडेमिक, एपिडेमिक यानी होता है बच्चों कोई भी महामारी अगर आती है कोरोना जैसी, तो भी ब्रेकआउट ही होती है। अब जैसे ब्रेकडाउन है, तो ब्रेकडाउन यानी इंजन में खराबी होना होता है। जैसे हेड द कार नॉट, जैसे बच्चों पर कह सकते हैं कि हेड द कार नॉट ब्रोकन डाउन। यदि कार ब्रेक डाउन नहीं हुई होती तो हम क्या करते? वी वुड हैव रीच्ड द स्टेशन अर्लियर। तो हम स्टेशन थोड़ा जल्दी पहुंच जाते। तो ब्रेक डाउन क्या हो गया? तोड़ना हो गया। तो बच्चों आपने क्या क्या जाना? देखो, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। सन 1939 में द्वितीय महायुद्ध छिड़ा। व्हेन आई वाज 8 years old, जब मैं 8 साल की उम्र का था।
जब मैं 8 साल की उम्र का था, ये तो ठीक है बच्चों, लेकिन यहां भी एक बात देखो आप, I was 8 years old। बिल्कुल सही है। अब देखो दूसरा सेंटेंस, एन 8 years, फिर लगा दिया ओल्ड और लगा दिया बॉय। बच्चों ये दूसरा वाला गलत है, ये वाला सही है। पूछो क्यों? क्योंकि बच्चों यहां तो आया था 8 years old का मतलब 8 वर्षों का ओल्ड था मैं। ओल्ड का मतलब आयु का होता है, अर्थात 8 वर्ष की आयु का था, 8 वर्ष पुराना था मैं, यानी 8 साल की उम्र का हो गया था। तो यहां तो ईयर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां बच्चों एन 8 year old बॉय, यहां पर हेड वर्ड क्या है बच्चों? बॉय है। तो बॉय नाउन है ना, ओल्ड इसका एडजेक्टिव हो गया। ये बच्चों फिर क्या आ रहा है? इसके पहले जितने भी आ रहे हैं सारे एक तरह के एडजेक्टिव एडवर्ब हैं, इनको प्री मॉडिफायर कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? प्री मॉडिफायर्स कहते हैं। अब बच्चों जब आप जानते हो कि इसके पहले ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, तो क्या आपने कभी किसी एडजेक्टिव का प्लूरल होते हुए देखा है? इसीलिए बच्चों 10 रुपी नोट बोलते हैं। ही गेव मी 10 रुपीज, ये तो सही है, बट ही गेव मी 10 रुपी नोट, रुपीज नहीं आएगा। उसी तरीके से बच्चों पंचवर्षीय योजना को 5 year प्लान कहते हैं, 5 years प्लान नहीं कहते हैं। बट इट टुक मी 5 years, इट टुक मी 5 years टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स। कोई भी समस्या है बच्चों, उसके ऊपर ओवरकम करने में मुझको 5 साल का समय लग गया। तो वहां तो 5 years आ जाएगा, लेकिन 5 year प्लान होता है, 5 years प्लान नहीं होता है। उसी तरीके से बच्चों 10 किलोमीटर डिस्टेंस होता है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं होता। लेकिन आप यूं जरूर कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर्स, अकेले 10 किलोमीटर्स तो ठीक है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस यानी नाउन आ रहा है तो बच्चों फिर किलोमीटर में क्या नहीं जुड़ेगा? एस नहीं जुड़ेगा। उसी तरीके से हम 3 मेंबर कमेटी कहते हैं, 3 मेंबर्स कमेटी नहीं कहते हैं। 3 year डिग्री कोर्स कहते हैं, 3 years डिग्री कोर्स नहीं कहते हैं। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, यानी द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ या छिड़ा 1939 में। आई वॉज 8 years old देन, उस वक्त मेरी उम्र कितनी थी? मैं सिर्फ 8 साल का था बच्चों। इसमें से 8 घटाओ तो 1931 आ जाएगा, 1931 आ जाएगा। तो 1931 में बच्चों कौन जन्मे थे? 1931 में हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जन्मे। ठीक है, 1931 में मन्नू भंडारी भी जन्मी थी, तो दोनों दाएं दर के थे। हालांकि मन्नू भंडारी तो आज भी जो है अभी तो जिंदा ही है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं बच्चों, ये इनका जन्म कब हुआ था? 1931 में हुआ था। आप ये भी समझ सकते हैं कि 1931 के अंदर एक हमारे दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। महात्मा गांधी हिस्सा लेने गए थे उसमें। भारत का पक्ष रखा था, लेकिन हमारे भगत सिंह को आजाद कराने की बात नहीं रखी। तो इस तरीके की बातें हैं। हम डेट्स को कोरिलेट करके थोड़ा जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि डेट्स में प्रॉब्लम होती है, सारी एक जैसी होती है। इसलिए जहां वहां सादृश्यता होती है, बिल्कुल सादृश्यता, अब सादृश्यता जब तक भंग नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा? तब तक अपने को डेट्स याद नहीं होगी। क्योंकि आप जानते हो एक से लेकर के 100 तक की गिनती में अक्सर तो वो क्यों बार बार रिपीट हो जाते हैं, 99 तक की वो रिपीट होते हैं, फिर वो क्यों रिपीट होते हैं। तो उसको क्या है बच्चों, चीजों से कोरिलेट करने की अपने को क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। 4 reasons का मतलब होता है बच्चों कई कारणों से। आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड बच्चों 4 reasons का मतलब कई वजहों से। ड्यू टू मेनी रीजंस, ड्यू टू मेनी रीजंस आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अर्थात वो बात मेरी आज तलक समझ में नहीं आई। नेवर शब्द का प्रयोग कहां होता है बच्चों? ऑलवेज और नेवर का प्रयोग तो प्रेजेंट सिंपल में होता है, लेकिन ऑलवेज और नेवर का प्रयोग पास्ट सिंपल में भी होता है। ऑलवेज और नेवर का प्रयोग अगर वाक्य में खराब सेंस है आपका, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है। जैसे ही इज ऑलवेज बीन, जैसे ही इज ऑलवेज टीजिंग गर्ल्स, अर्थात वो हमेशा लड़कियों को तंग करता रहता है। तो ऑलवेज और नेवर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आते हैं, तो बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस में भी आ जाएंगे अगर भूतकाल की घटना है तो। ऑलवेज और नेवर का प्रयोग तो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। जैसे आई हैव
ऑलवेज हेल्प द पुअर, मैंने हमेशा गरीबों की सहायता की है। आई हैव नेवर टोल्ड ए लाई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। जब प्रेजेंट परफेक्ट में आ सकता है तो पास्ट परफेक्ट में भी आ सकता है। तो बच्चों फॉर रीजंस का मतलब कई वजहों से आई हैव नेवर बीन, हैव आ रहा, बीन आ रहा, आगे कोई वर्ब नहीं आ रही है। चूंकि हैव और बीन के बाद आगे कोई वर्ब नहीं आ रही है तो हैव सहायक क्रिया का काम करेगा, ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा, और बीन बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करेगा। अब हैज और हैव के बाद यदि थर्ड फॉर्म आएगी तो टेंस कौन सा होगा? जाहिर सी बात है बच्चों, इसका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा, अपितु प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। तो फॉर रीजंस का मतलब कई वजहों से आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, कई वजहों से बच्चों ये बात मेरे आज तक समझ में नहीं आई है। क्या है? सडन डिमांड फॉर टैमारिंड सीड्स इरप्टेड। ए सडन डिमांड का मतलब एक आकस्मिक मांग, फॉर टैमारिंड सीड्स का मतलब होता है जो टैमारिंड जानते हो, इमली, इमली का भुट्टा, बेरी का बेर। तो बच्चों कई बार अपन कहते हैं राई के भाव तो रातों ही चले गए, तो एक रात के लिए राई के भाव बढ़े थे, फिर बाद में घट गए। तो यहां बताया गया कि जो टेमरिंड नाम का यानी जो इमली है बच्चों, तो इमली के सीड यानी जानते हो बीज होते हैं, गुठलियां होती हैं। तो इमली की गुठलियां या इमली के जो बीज हैं उनकी आकस्मिक मांग इरप्टेड यानी बच्चों प्रस्फुटित हुई। कैसे? जैसे बच्चों आप जानते हो ज्वालामुखी आती है तो धरती क्या बच्चों फट जाती है, फट पड़ती है। तो इरप्ट का मतलब बच्चों फट पड़ना होता है। वो मांग अचानक फट पड़ी इन द मार्केट यानी बाजार में। फॉर रीजंस, कई वजहों से आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड, वो रीजन मेरे आज तक समझ में नहीं आए हैं। क्या? द डिमांड फॉर टैमारिंड सीड्स ऑल ऑफ ए सडन इरप्टेड इन द मार्केट, यानी बाजार में बच्चों ऑल ऑफ ए सडन का मतलब क्या होता है? सडनली अचानक क्या हुआ? इमली की गुठलियों या इमली के बीजों की जो मांग है बच्चों बाजार में बहुत बढ़ गई। I used to collect seeds and sell them to a provision shop on Moss Street. ध्यान दो बच्चों, used to का मतलब क्या बताया था? बार बार आएगा ही। I used to collect seeds का मतलब मैं बीज या गुठलियां इकट्ठी किया करता था। And sell, I used to sell them in a provision shop, और मैं क्या करता था? किराने की दुकान पर उन बीजों को बेचा करता था। On the Moss Street, ऑन का मतलब बच्चों इन होता है, ऑन द मॉस्क स्ट्रीट का मतलब होता है इन द मॉस्क स्ट्रीट, यानी मस्जिद मोहल्ले में स्थित एक किराने की दुकान पर मैं इन इमली के बीजों को बेचा करता था। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। टू कलेक्ट सीड्स, आ गया समझ में? जैसे बच्चों आपको मैंने यूज्ड के उदाहरण बताए थे। महात्मा गांधी यूज्ड टू स्पिन फॉर एन आवर डेली, महात्मा गांधी हर दिन 1 घंटे चरखा चलाते थे। अब बच्चों यूज्ड टू की जगह आप ऐसा करो, महात्मा गांधी यूज्ड टू की जगह वुड कर दो, महात्मा गांधी वुड स्पिन फॉर एन आवर डेली, दोनों सेंटेंस सही हैं। उसी तरीके से बच्चों हम कहते हैं कि नेपोलियन यूज्ड टू आस्क, Napoleon used to ask his 3 questions. Napoleon used to ask his 3 questions to a newly recruited soldier. एक नए भर्ती हुए रंगरूट से नेपोलियन अपने 3 सवाल पूछा करता था। तो नेपोलियन would ask his 3 questions to a newly recruited soldier. कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। उसी तरीके से बच्चों मोहन यूज्ड टू ड्रिंक ए लॉट बिफोर हिज मैरिज, मोहन यूज्ड टू ड्रिंक ए लॉट बिफोर हिज मैरिज, मोहन बहुत दारू पीता था, माने जमकर दारू पीता था, बिफोर हिज मैरिज माने अपनी शादी से पहले। अब बच्चों में यूज्ड टू को हटा रहा हूं और वुड का प्रयोग कर रहा हूं। मोहन वुड
ड्रिंक ए लॉट बिफोर हिज मैरिज। बताओ कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों यूज टू का प्रयोग तो इसमें होगा, कभी यूज टू का होगा, कभी वुड का होगा, और दोनों का मतलब बच्चों क्या होगा? जैसे माई ऑस्टेयर फादर यूज टू अवॉइड, माई ऑस्टेयर फादर यूज टू अवॉइड ऑल द इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। मेरे संयत पिता सभी प्रकार के ऐशो आराम से बचा करते थे। उसी तरीके से आई यूज टू कलेक्ट टैमेरिंड सीड्स, अर्थात में मैं बच्चों इमली की गुठलियां इकट्ठी किया करता था। एंड बच्चों सेल भी बच्चों एंड से आ रहा ना, तो वो यूज टू वाला वो उसी के हिसाब से ये भी क्या है? फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसका मतलब है एंड यूज टू सेल देम, और मैं उनको बेचा करता था। टू सेल टू का मतलब किसी को बेचना। एंड यूज टू सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप, तो बच्चों एक जो पंसारी की मतलब किराने की दुकान, उस दुकान पे बेचा करता था। ऑन मॉस स्ट्रीट का मतलब मस्जिद मोहल्ले में स्थित एक किराने की दुकान पर मैं उनको बेचा करता था। ए डेज कलेक्शन वुड का मतलब यूज टू, ए डेज कलेक्शन यूज टू फैच मी, एक दिन का संग्रह मुझे दिलाता था। फैच यानी क्या होता है बच्चों? फैच का मतलब देखो, ये फैच बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ब है। इस फैच का मतलब यह है कि जैसे बच्चों हमारी जो भारत की पेंटिंग्स है, इनको अगर हम विदेशों में ले जाके बेचते हैं, जैसे बनी ठनी, तो दे कैन फेच अस ए लॉट ऑफ मनी, तो बहुत सारा धन बच्चों हमको दिला सकती हैं, लेकिन हम बेचेंगे नहीं। लेकिन बेचें तो हम बेचेंगे नहीं। तो बच्चों यहां फेच का मतलब क्या होता है जरा देखना। गो एंड fetch some water for me. Go and fetch some water for me. तो बच्चों एक आता है गो एंड ब्रिंग सम वाटर फॉर मी। तो गो एंड ब्रिंग तो ठीक है, लेकिन फेच का मतलब होता है बच्चों गो एंड ब्रिंग। फेच का मतलब होता है गो एंड ब्रिंग, इसलिए फेच का जब प्रयोग करते हो तो क्या नहीं लगेगा? Fetch some water for me, क्योंकि इसी का मतलब होता है गो एंड ब्रिंग। टू गो एंड ब्रिंग, जाकर किसी चीज को लाना। फैच का मतलब होता है जाकर किसी चीज को लाना। वर्ब है बच्चों फैच, फैचड, फैचड। एनीहाउ, अब मैं आपको कहता हूं कि ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी, एक दिन का कलेक्शन, एक दिन का संग्रह। जैसे इतनी सारी मैं इमली की गुठलियां लाया बीण करके, और मैंने उनको दुकान पर बेच दी, तो इसके बदले मुझे क्या मिलता था? इसके बदले बच्चों मुझे मिलता था एन अन्ना। क्या मिलता था? अन्ना है, नहीं जानते हो? आना हो तो आना क्या मतलब बच्चों? एक आना, दो आना, तीन आना, और एक होता है चार आना। ये जो बच्चों चार आना होता है, इसी को 25 पैसे बोलते हो आप। अब नहीं चलती, उसको चवन्नी बोला जाता था पहले। जब आपके पास 8 आना हो जाते हैं तो उसको अठन्नी, 50 पैसे बोलते थे। और जब 16 आना हो जाता था, 16, ठीक है बच्चों, तो वो क्या हो जाता था? पूरा 100 मानी 1 रुपया हो जाता। क्लियर है? तो एक आने का बड़ा महत्व हुआ करता था ड्यूरिंग दोज डेज। उन दिनों बच्चों क्या था कि एक आने का बड़ा महत्व हुआ करता था। तो ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी एन अन्ना, यानी एक दिन का संग्रह मुझे एक आना दिलाता था। ठीक है बच्चों, दैट वॉज ए प्रिंसली सम फॉर मी, जो मेरे लिए क्या हुआ करता था? प्रिंस यानी राजकुमार, प्रिंसली सम का मतलब होता है, और सम यानी क्या होता है? रकम। तो बच्चों एक ये शाही रकम हुआ करती थी मेरे लिए। शाही रकम का मतलब अच्छी खासी रकम। एक दिन का संग्रह मुझे एक आने की अच्छी खासी रकम दिलाता था। एक दिन का संग्रह। इमली की गुठलियों का एक दिन का संग्रह मुझे क्या करता था बच्चों? एक आने की अच्छी खासी रकम मुझे दिलाता था। और आगे है माई ब्रदर इन लो जैनुल आब्दीन हु टेल मी स्टोरी। बच्चों वुड की जगह यूज टू भी कर सकते हैं। माई ब्रदर इन लो जैनुल आब्दीन, क्या चक्कर है इनका? ये जलालुद्दीन है, जैनुल आब्दीन तो इसका बाप है, अब्बा हो तो ये इसका बहनों ही है। तो माई ब्रदर इन लो जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर।
मेरा जो बहनोई है, वह बहनोई बच्चों मुझे कहानियां, मुझे दास्तानी सुनाता था, किस्से सुनाता था, किस्सा कोई करता था। अब बात यह है कि वो किस्से किसकी सुनाता था, तो बच्चों किस्से किसके सुनाए जाते हैं? किस्से उसी के सुनाए जाते हैं जिसका दौर चल रहा होता है। जैसे मान लो आज आप कोई आदमी मिलेगा, जयपुर से गांव जाएगा, तो जाते पता क्या कहेगा, अजी साहब बड़ी स्थितियां विकट है, कोरोना चल रहा है। सरकार किसी शादी में पहले कहती थी 200 आदमी से ज्यादा नहीं जाने हैं, अब सरकार का ऑर्डर आया कि नहीं 100 आदमी से ज्यादा शादी में शामिल नहीं होना है। अगर मान लो कोई समस्या दिखेगी तो सरकार कहेगी 50 से ज्यादा वो नहीं जाना है। तो ये क्या चर्चा का विषय है। और वो लोग जो कि साहब बहुत बड़ी स्थिति है, तो शादियों के अंदर इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। तो इसी तरीके की बातें हम करते हैं। जब आजादी की लड़ाई चल रही होगी तो घर घर में आजादी की बातें हुआ करती होंगी। जब दौरे कोरोना चल रहा है तो घर घर में कोरोना महामारी के बारे में बातें हुआ करती है, कितने मर गए, कितने नहीं मरे। कभी सरकार का जब इलेक्शन वगैरह का मामला चल रहा होता है, कौन जीता, कौन कितना पीछे चल रहा है, सचिन की क्या पोजीशन है, गहलोत साहब कहां से चल रहे हैं, इस तरीके की बातें चलती रहती है। तो मैं बच्चों आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि उस जमाने में क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। भारत में नहीं लेकिन दूसरी जगह पर जो है विश्व युद्ध हो रहा था। एंड इनडायरेक्टली इंडिया वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दैट वॉर। और उस युद्ध में बच्चों प्रत्यक्ष रूप से हमारा भारत भी शामिल था, क्योंकि हम गुलाम थे अंग्रेजों के। और जब अंग्रेजों के गुलाम थे तो बताओ क्या होता था, अंग्रेज क्या करते थे, भारत की सेना को भी उन्होंने युद्ध में झोंक दिया। तो हमारे सैनिक लड़ रहे थे, उसने कहा था कहानी पढ़ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हमारे जयपुर के ही हैं, सन 1915 के अंदर एक बड़ी अच्छी कहानी छापी थी उन्होंने। तो उसका नाम उसने कहा था कहानी में बताया गया कि हमारे भारत के जो फौजी हैं वो विदेश में लड़ रहे थे, वो फ्रांस वगैरह में जाकर के लड़ रहे थे। किसके लिए? नॉट फॉर द सेक ऑफ दियर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए नहीं, उन गोरे अंग्रेजों के हित के लिए। क्योंकि अंग्रेजों ने एक दवाई दे दी थी हमको, क्या, एक बार युद्ध में हमको विजय प्राप्त हो जाए उसके बाद हम तुमको आजादी दे देंगे, तैयारी दे देंगे। अरे आजादी है अधिकार नहीं, समझ रहे बच्चों, दिनकर ने लिखा है कि नहीं लिखा है कि आजादी है अधिकार खोज की नई राह पर आने का, और आजादी है अधिकार नई द्वीपों का पता लगाने का। तो आजादी ऐसी मिलती है क्या? भीख के अंदर आजादी आज तक किसी को मिली है? नहीं मिली है। तो बच्चों भीख मांग रहे थे। तो यहां बताया गया है कि उस दौर में क्या था कि जब युद्ध चल रहा था तो जो मेरा बहनोई है, अब अंग्रेजी में एक प्रॉब्लम है, ब्रदर इन लॉ का मतलब बहनोई भी होता है, बहन का पति, और ब्रदर इन लॉ का मतलब साला भी होता है, बहन का भाई। अब बात यह है कि हम क्या समझें, तो प्रसंग से बच्चों समझें, जो प्रसंग है उसके हिसाब से हम समझ लेते हैं। अंग्रेजी में ही तो प्रॉब्लम है कि अंग्रेजी में कमल लिखना होता है तो KAML लिखते हैं हम, और जब कमल लिखना होता है तो भी KAML लिखते हैं, और जब कमाल लिखना होता है तो भी KAML ही लिखते हैं। मोतीलाल लिखो चाहे मोतीलाल लिखो, कोई फर्क नहीं है। तो ये प्रॉब्लम बच्चों थोड़ा सा, इसलिए अंग्रेजी को साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं माना जाता है। अंग्रेजी बच्चों साइंटिफिक लैंग्वेज यानी वैज्ञानिक भाषा नहीं है। भाषा वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अंग्रेजी वैज्ञानिक भाषा नहीं है। इस विश्व की सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा जो है बच्चों, दैट इज संस्कृत। संस्कृत को माना जाता है, उसकी जो संप्रेषण करने की क्षमता है वो सभी भाषाओं से ज्यादा है। तो भाई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी, यानी मेरा ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन मुझको सुनाया करता था। टेल यानी बच्चों कहना भी होता है, सुनाना भी होता है, बताना भी होता है। मुझे बताया करता था, मुझे कहा करता था, मुझे सुनाया करता था। क्या? स्टोरीज अबाउट द वॉर। मुझे बच्चों जो जंग हो रही थी उस जंग के किस्से सुनाया करता, लाम के किस्से सुनाता था। लाम युद्ध को कहते हैं। तो बच्चों लाम पर हमारे सैनिक गए हुए थे, उनके किस्से वो हमको सुनाया करता था। और विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनमणि। किन्हें? उस युद्ध को नहीं, युद्ध के बारे में सुनाए गए किस्से जो हैं, उन किस्सों को आई वुड लाइक टू ट्रेस लेटर। मैं क्या करता था, जब दिनमणि नाम का अखबार चला करता था उस जमाने में, तो दिनमणि नाम का अखबार जब मैं देखता था तो मेरे बहनोई जलालुद्दीन के द्वारा बताई गई खबरों को मैं क्या करता था, उस दिनमणि नाम के अखबार की जो हेडलाइन मानी सुर्खियां हैं, उन सुर्खियों में मैं उनको ट्रेस करता था। ट्रेस का मतलब मैं उसकी बातों को वहां मिलाने की कोशिश करता था। ये तो कौतूहल रहता है बच्चों। जैसे मान लो मैंने आपको एक कहानी सुना दी,
अब जैसे मैंने आपको कहानी सुना दी कि साहब महाभारत में अभिमन्यु हुआ था, इस तरीके की बातें हैं। अब आप टीवी के ऊपर महाभारत देखने लगे तो आप क्या करोगे, वो महाभारत की यार वो अभिमन्यु की कहानी भी आएगी कि नहीं आएगी, सारी सुनाई थी हमको, तो उसको आप जरूर मिलाने की कोशिश करोगे। हालांकि जाएगी कहां, वो आई जाएगी, उसका टाइम आएगा फिर तो हमारा ये जो छोटा सा बच्चा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये क्या किया करता था, ही यूज्ड टू ट्रेस दोज थिंग्स, वो उन बातों को बच्चों क्या करता था, ट्रेस किया करता था लेटर यानी बाद में, इन द हेडलाइंस ऑफ दिनमणि, यानी दिनमणि नाम का जो वहां का लोकल न्यूज़पेपर था, जो वहां का स्थानीय अखबार था, उसकी सुर्खियों में बच्चों क्या करता था, ये बच्चों क्या करता था, ही वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस, ही वुड लेटर ट्राई टू ट्रेस, अर्थात वो क्या करता था, बाद में कोशिश करता था उन खबरों को मिलान, उन खबरों का मिलान करता था, मिलाता था उनको। और एरिया बीइंग आइसोलेटेड, आइए कह रहा है हमारा एरिया, सिंस इट वॉज आइसोलेटेड, चूंकि ये अलग थलग पड़ा हुआ था, जैसे भारत उपमहाद्वीप है बच्चों, इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, सारी दुनिया से अलग थलग है, हिमालय अलग करता है उधर से, इधर से हमारा थार का मरुस्थल करता है, उधर से हमारी सातों बहनों की जो पहाड़ियां वो करती है, और हमारे भारत देश के चरणों में क्या है बच्चों, विशाल सागर हिलोरे मार रहा है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने एक अलग ही बनाया है, एक अलग ही देश बनाया है, जिसको क्या कहते हैं, जिसे बच्चों भारतवर्ष कहते हैं। इसीलिए तो कुछ कवि ने लिखा ना, जगदीश का दुलारा हुआ देश कौन सा है, तो बच्चों वो देश जो है वो भारतवर्ष है। यानी तो आइए जरा देखना कि हमारे एरिया बीइंग आइसोलेटेड, यानी हमारा इलाका जो बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ था, वो इज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। अरे भाई एक बात बताओ, इधर कोरोना चल रहा, चलने दो, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप और पता नहीं कौन कौन से वो द्वीप है, उधर बिल्कुल भी कोरोना का चक्कर नहीं था। हालांकि अभी सुना है कि एक दो तो चली गए उधर भी, तो वहां नहीं था कुछ भी। तो कोई एरिया अगर आइसोलेटेड है तो वो अनअफेक्टेड रहता है, अप्रभावित रहता है। तो हमारा एरिया कैसा था, सिंस इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, चूंकि बच्चों ये बाकी मुल्क से हमारा जो क्षेत्र है, हमारा इलाका बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ था। दैट्स व्हाई इट वॉज टोटली अनअफेक्टेड, दैट्स व्हाई इट वॉज टोटली अनअफेक्टेड। ये बच्चों क्या था, इट वॉज अनअफेक्टेड बाय द वॉर, ये युद्ध के द्वारा पूरी तरह से अप्रभावित था। बट सून का मतलब क्या होता है, बट सून यानी शीघ्र, फौरन, इमीडिएटली, बट इमीडिएटली। लेकिन बच्चों तुरंत क्या हुआ, इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन, भारत को मजबूर किया गया। जैसा कि मैंने बताया, इंडिया वाज फोर्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स, यानी हमारे जो आका थे, जो अंग्रेज थे, उन अंग्रेजों के द्वारा भारत को मजबूर किया गया टू ज्वाइन द लाइड फोर्सेस, टू ज्वाइन द फोर्सेस ऑफ लाइड नेशंस, मित्र राष्ट्रों की सेनाओं में शामिल होने के लिए शीघ्र भारत को भी बाध्य किया गया। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, एंड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, एंड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी का मतलब आपातकाल की जो स्थिति है बच्चों, दैट वाज डिक्लेयर्ड थ्रू आउट द नेशन। और बच्चों राष्ट्र भर में क्या हो गया था, उस जमाने में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, द फर्स्ट कैजुअलिटी केम, पहली परेशानी जो आई बच्चों वो क्या आई, दैट केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट। ट्रेन हाल्ट का मतलब बच्चों क्या होता था कि ट्रेन आती थी और वहां पर हाल्ट करती थी। हाल्ट का मतलब होता कुछ देर ठहरना। तो ट्रेन का हाल्ट, पहली जो कैजुअलिटी आई बच्चों इस इमरजेंसी के डिक्लेरेशन की, जो पहली प्रॉब्लम या जो पहली कैजुअलिटी आई हमारे इलाके में, वो समस्या क्या थी कि ट्रेन वहां पर रुका करती थी, ट्रेन का वहां हाल्ट हुआ करता था, बट द हाल्ट ऑफ द ट्रेन वाज सस्पेंडेड, उसको निलंबित कर दिया गया। अब बच्चों निलंबित कर दिया गया, क्या हुआ, देखो जरा, द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन। अर्थात जो पहली मुसीबत आई वो बच्चों ट्रेन हाल्ट यानी ट्रेन के ठहराव निलंबन के रूप में आई है। रामेश्वरम स्टेशन, यानी रामेश्वरम स्टेशन के ऊपर ट्रेन आती थी और कुछ देर के लिए ठहरा करती थी। अब क्या हुआ कि साहब उसके ठहरने को निलंबित कर दिया गया। अब प्रॉब्लम यह आई कि इसका जो भाई था, वो भाई क्या करता था, अखबारों का हॉकर था, वो अखबार इधर उधर लेके जाता था। अब परेशानी यह आती थी कि साहब ट्रेन में से अखबार, तो ट्रेन तो रुकती नहीं है, तो हुआ ये कि ट्रेन में से अखबारों को फेंका जाता था। वो बोलता था किसी को, साहब हमारे अखबार यहां फेंक दिया करो, हम कलेक्ट करने के लिए तत्पर रहेंगे।
चलती ट्रेन में से अखबार फेंके जाते थे और उन अखबारों को इकट्ठा करने के लिए उसको एक बंदे की जरूरत थी। अब वो बंदा किधर से आए? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो छोटा सा बच्चा था, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी ए हेल्पिंग हैंड टू शमशुद्दीन। अपने उस शमशुद्दीन के लिए बच्चों क्या हुआ है? हेल्पिंग हैंड यानी एक सहायक के रूप में किसने काम किया? उस विद्यार्थी कलाम ने किया। और इस शमशुद्दीन ने क्या किया बच्चों? जब उसकी एक महीने तक उसने सेवा की तो उसके बदले उसने उसको यह पैसा दिया। वो पैसा डॉक्टर कलाम कहते हैं मेरे जीवन की पहली इनकम थी। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आज कई सालों के बाद जबकि मैंने न जाने कितने रुपए कमाए होंगे, लेकिन तो भी मुझे वो क्षण जब याद आता है मेरे जीवन की पहली इनकम जब मैंने की थी, तब मैं उस क्षण को याद करके आज भी जो है क्या हो जाता हूं? गर्वित हो जाता हूं। देखो, द न्यूज पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड। अब अखबारों को इकट्ठा किया जाना था, थ्रोन आउट, और उनको फेंका जाना था फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, मानी चलती हुई ट्रेन में से, ऑन द रामेश्वरम रोड, रामेश्वरम की सड़क के ऊपर बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में कोई जगह है, उस जगह के ऊपर से अब उन अखबारों को बंडल्ड करके, अर्थात बंडल में बांध करके चलती गाड़ी के अंदर से फेंका जाना था। अब बच्चों समस्या क्या थी? दैट फोर्स्ड माई कजन शमशुद्दीन, और इस बात ने मजबूर किया मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन को, फॉर ए हेल्पिंग हैंड ही रिक्वायर्ड और ही नीडेड एन असिस्टेंट इन दैट टास्क। उस काम के अंदर बच्चों उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ी टू केस द बंडल्स को पकड़ने के लिए। एंड एज इफ, और मानो नेचुरली, मानो प्रकृति ने ऐसा किया हो, मानो ये सब कुछ जो भाग्य से हुआ हो, आई फिट द स्लॉट, मैंने उस स्लॉट को पूरा किया। स्लॉट जानते हो बच्चों? एटीएम में से आप पैसे निकलवाते हो और एक स्लॉट होता है जिसके अंदर एटीएम को आप क्या कर देते हो? उस खांचे में घुसा देते हो। तो वो जरूरत का खांचा जो था वो ऐसा लगता है कुदरत ने बनाया था। एंड आई प्रूव्ड माई सेल्फ टू बी कट आउट फॉर दैट हॉल। उस छेद के लिए मैंने अपने आप को क्या साबित किया बच्चों? मैंने जो है एक अपने आप मैंने कटआउट साबित किया अपने आप को। आई फिट द स्लॉट, अर्थात मैंने उस जरूरत को पूरा किया। शमशुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। शमशुद्दीन ने मेरी जिंदगानी में मेरा पहला पारिश्रमिक या पहली मजदूरी को कमाने में मेरी मदद की। हाफ ए सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी के पश्चात यानी 50 वर्षों के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड। आज भी बच्चों मैं उस गर्व की अनुभूति को महसूस कर सकता हूं, मेरी छाती फूल जाती है उस बात को याद करके। इन अर्निंग माई ओन मनी, कि कैसे मैंने अपना स्वयं का पैसा कमाया था फॉर द फर्स्ट टाइम, अर्थात अपने जीवन में पहली बार। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।